पाकिस्तान का शहर चकवाल, इसे पाकिस्तान का सबसे तारीखी शहर कहा जाए तो गलत ना होगा। यहाँ इंसान पत्थर के कदीम दौर से ही आबाद रहा है। वादी सवां की तहजीब में ये शहर कैसे परवान चढ़ा, यहाँ के पुराने मंदिर और किले कैसे इस शहर की तारीख के आज भी गवाह हैं। यहाँ के कबाइल की सरदारी के लिए ना खत्म होने वाली जंग ने कैसे इस इलाके की तारीख के रुख का तयन किया। इस इलाके को मार्शल एरिया क्यों कहा जाता है, इसके मशहूर इलाकों कल्लर कहार और चौसैदन शाह की तारीख क्या है, चकवाल की मुकम्मल कहानी जानिए इस वीडियो में। ये पाकिस्तान के उस शहर की कहानी है जिसे पाकिस्तान का सबसे तारीखी शहर कहा जाए तो गलत ना होगा। शायद ही पाकिस्तान में कोई और शहर होगा जिसकी जड़ें यहाँ की पुरानी तहजीबों से इस तरह से जुड़ी होंगी जिस तरह से इस शहर की जुड़ी हैं। शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहाँ ऐसे तारीखी मकामात होंगे जैसे इस शहर में हैं। शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसने यहाँ गुजरने वाले इतने हमला आवर देखे होंगे, और शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जिसने यहाँ इतनी जंगें देखी होंगी। इस शहर ने यहाँ की तारीख का हर दौर देखा है। ये वो शहर है जिसके निशान तब से मिलते हैं जब से बरे सगीर की तारीख शुरू होती है। अपनी झीलों और पुरफिजा मकामात की वजह से ये मुग़लों और ब्रिटिश का भी पसंदीदा मकाम रहा। ये पाकिस्तान का शहर चकवाल है और इस वीडियो में इसी शहर की बात होगी। चकवाल की तारीख दरिया सवां से जुड़ी है। दरिया सवां रावलपिंडी से बहता यहाँ पहुँचता है और फिर कालाबाग के करीब दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। वादी सवां की तहजीब दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से समझी जाती है, जिसका ताल्लुक कदीम पत्थर के दौर या लोअर पेलियोलिथिक एज से है। चकवाल के पास इलाकों से 2 मिलियन यानी 20 लाख साल से ज्यादा पुराने फॉसिल्स मिले हैं। 2002 में यहाँ से 7 मिलियन साल पुराने जानवरों के फॉसिल्स दरियाफ्त हुए। 2010 में लावा से एक हाथी नुमा जानवर डीनोथ्रियम के 14 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स मिले थे। एक और जगह ढोक बिन अमीर खातून है जहां से कई फॉसिल्स दरियाफ्त हुए जो 11 से 14 मिलियन साल पुराने हैं। यहाँ पत्थर के ज़माने से ही इंसानी या होमिनाइड आबादी का वजूद रहा है, जब इंसान गारों में रहता था और पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था। रिपोर्ट ऑन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ चकवाल 2006 के मुताबिक 8000 से 4000 साल कबल मसीह की बाकियात और औजार भी चकवाल के करीब एक जगह ढलाल से मिले हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल में प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी 3000 साल कबल मसीह से पुरानी कई साइट्स हैं, जिनकी तादाद कुछ अंदाजों के मुताबिक 20 से ज़्यादा है। इनमें मेहरो पीलू भी मशहूर जगह है। चकवाल के पास इन साइट्स की दरियाफ्त अभी भी हो रही है। पाकिस्तान के मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर अहमद हसन दानी ने कहा था कि जितने फॉसिल्स यहाँ से मिले हैं, अंदाज़ा है कि शायद ही दुनिया में फॉसिल्स की इतनी बड़ी तादाद कहीं और हो। चकवाल की तारीख का ज़माना कबल मसीह से होने की गवाही यहाँ मौजूद एक ऐसी इमारत देती है जो उस दौर से आज तक खड़ी है। ये कटास राज का मंदिर है, जिसका शुमार बरे सगीर के कदीम तरीन मंदिरों में होता है। कटास राज की मेन हाईलाइट तो यहाँ का तालाब है, जिसके हवाले से कहा जाता है कि भगवान शिवा जब सती की वफ़ात के बाद गमज़दा थे तो उनकी आंखों से 2 आंसू टपके, जिनमें से एक कटास राज के मंदिर का ये तालाब बना और दूसरा अजमेर के करीब पुष्कारा में। ये तकरीबन 150 फीट गहरा तालाब है जिसमें सीढ़ियाँ उतरती हैं। ये एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स भी है जिसमें 7 मंदिर हैं और जिन्हें सतघरा भी कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये पांडु भाइयों ने अपनी एग्जाइल के दौरान बनाए थे। ये वही पांडु थे जिनकी कौरवों के साथ लड़ाई हुई थी और जिसका जिक्र महाभारत में है। एक अंदाज़ा ये भी है कि इन मंदिरों की तादाद इससे ज़्यादा थी, लेकिन वक्त ने कईयों के निशान मिटा दिए। कटास राज में एक यूनिवर्सिटी भी थी और दूर दूर से तालिब इल्म यहाँ आते थे। यहाँ एक लाइब्रेरी भी थी जिसके बारे में ख्याल ये किया जाता है कि अल-बैरूनी जब इन इलाकों में था तो उसने यहाँ बैठकर अपनी मशहूर ज़माना किताब किताबुल हिंद तसनीफ़ की थी। कटास राज में मंदिरों और तालाब के साथ एक स्टूपा भी था, जिससे पता चलता है कि ये जगह बुद्धिस्ट दौर में भी
बहुत अहम थी। इस स्टूपा के बारे में कहा जाता है कि ये अशोका के दौर में यहाँ पर तामीर हुआ। इसी कॉम्प्लेक्स में सिख सरदार हरि सिंह नालवा की हवेली भी है। ये जगह शुरू से ही हिंदुइज्म में बहुत मुकद्दस रही। पुराने वक्तों से ही यहाँ बड़ी तादाद में हिंदू यात्री आते रहे जो यहाँ आकर इस झील में स्नान करते। उनका ख्याल था कि ऐसा करने से उनके पाप धुल जाते और तकलीफ़ें दूर हो जाती। बहुत सी रवायतों के मुताबिक इस मंदिर का ताल्लुक भगवान शंकर या शिव जी महाराज से भी है, जिन्हें सांपों का बादशाह कहा जाता है। शायद इसीलिए कटास राज की झील और उसके आसपास का इलाका सांपों से भरा पड़ा है और इलाके में बहुत सांप मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा LK अडवाणी 2005 में जब पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने भी इस साइट का विजिट किया था। चकवाल की तारीख को इसके शहर बनने से पहले के आसपास के इलाकों की तारीख के साथ देखना होगा। कहा जाता है कि जब अलेक्जेंडर अपनी फौजें लेकर 326 BC में यहाँ आया तो चकवाल ही वो जगह थी जहाँ अलेक्जेंडर और राजा अंभी की मुलाकात हुई थी। दरिया उन दिनों में नेचुरल बाउंड्रीज हुआ करते थे। चच दोआब के इलाके में उस वक्त राजा पोरस की हुक्मरानी थी। टेक्सटाइल्स का राज दरियाए सिंध और दरियाए झेलम के दरमियानी इलाकों में था, जिनका राजा अंभी था और उसने राजा पोरस से दुश्मनी में अलेक्जेंडर का साथ देने का फैसला किया था। 1904 के झेलम के गैजेटियर में लिखा है कि अलेक्जेंडर के यहाँ आने के बाद और फिर महमूद गजनवी के आने तक इस इलाके के बारे में बहुत कम मालूमात हैं। अंदाज़ा है कि ये इलाके 2nd सेंचुरी BC में अशोका की सल्तनत का हिस्सा रहे। इसके बाद इंडो ग्रीक किंगडम्स का दौर भी यहाँ आया और फिर 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी के दरमियान व्हाइट हुन्स के हमले भी यहाँ होते रहे। झेलम के गैजेटियर में लिखा है कि 7th सेंचुरी में जब चीनी सयाह हुआंगसियांग यहाँ आया तो ये इलाके कश्मीर के हिंदू राजाओं के कब्जे में थे और 9th सेंचुरी तक ऐसा ही रहा। इसके बाद ये तुर्क शाहियों और फिर हिंदू शाहियों के पास आए। ये वादी हमलावरों के रास्ते में पड़ती थी और इसीलिए महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और अमीर तैमूर जैसे हमलावर यहाँ से गुजरे। नंदना और भेरा इस इलाके में चकवाल के पास 2 बड़े सिटी सेंटर थे जिनका उस दौर की तारीख में खासा जिक्र मिलता है। चकवाल के अक्सर इलाकों पर मुश्तमिल वादी धन भी कहलाती है। इस इलाके को मलोकी धन भी कहा जाता था। H.A. रोज का लिखना है कि धन दौलत को कहते हैं। ये इलाका अपनी जरखेजी की वजह से कीमती माना जाता था और शायद इसीलिए इसे धन का नाम दिया गया। इस खिते की जुबान भी चकवाली या धनी कहलाती है। ये पोठोहारी से एक जुदा डायलेक्ट है। वादी धन का मरकजी कस्बा कभी भौन हुआ करता था जो अब चकवाल सरगोदा रोड पर है। इसके अलावा इस वादी के मशहूर इलाकों में चकवाल, नीला, ढुडियाल, कल्लरकहार, भगवाल, करयाला और भरपूर शामिल है। भौन का शुमार जिला चकवाल के मशहूर तारीखी कस्बों में होता है। इसका नाम राजा दाहिर के बेटे के नाम पर है। चकवाल के हिस्टोरियन प्रोफेसर अनवर बेग के मुताबिक इस जगह का असली नाम द्रुपद नगर था और इसका जिक्र महाभारत में भी मौजूद है। भौन से 1 मील के फासले पर एक कदीमी टीला मौजूद है जिसको थोहा वाला पिंड कहा जाता है। ये उस रियासत की राजधानी थी जहां महाभारत के पांडवों ने अपनी एग्जाइल के दौरान पनाह ली थी। तारीख़ पोठोहार के मुसन्निफ राजा आरिफ मिन्हास का यह कहना है कि मशहूर फिलोसोफर चनकिया का ताल्लुक भी भौन से ही था। चकवाल की तारीख यहाँ के कबाइल की तारीख के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ बसने वाले बड़े कबाइल में जंजुए, मायर मिन्हास राजपूत, गखड़, कसर मुग़ल, कहूट कुरैश, आवान कुतब शाही, गुज्जर, घडोक, भट्टी और जट शामिल रहे हैं। ये सभी इस इलाके की ओनरशिप क्लेम करते हैं। इसीलिए यहाँ की अगर तारीख को उठाकर देखें तो इनमें से कोई ना कोई कबीला या बरादरी तारीख के हर मोड़ पर नजर आता है। डोगरा राजपूतों का जब जम्मू पर कब्जा था तो धनी का इलाका जम्मू का हिस्सा माना जाता रहा। जम्मू के राजे यहाँ आकर शिकार खेला करते थे और ये उनके लिए एक हंटिंग ग्राउंड था। चकवाल के गैजेटियर में लिखा है कि मोहम्मद गौरी के यहाँ आने के वक्त 1191 के लगभग जम्मू से एक जाम्बाल शहजादा राजा भाग्यार या भागेर देव यहाँ शिकार खेलने आया। शिकार के दौरान उसकी नज़र यहाँ मवेशी चराने वाले गुजरों के कबीले की एक लड़की पर पड़ी और बस उसे प्यार हो गया। इस लड़की की खातिर वो मुसलमान हुआ और उससे शादी कर ली। राजा भाग्यार ने अपना नाम मोहम्मद मायर रख लिया। उसका यूं एक मुसलमान से शादी करना उसके बाप राजा जय सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसने उसे वापस आने से मना कर दिया। वो जाम्बाल से मिन्हास हो गया और इसी राजा भाग्यार या मोहम्मद मायर की औलाद मायर मिन्हास राजपूत कहलाए।
ये मुगलों का दौर था जब चकवाल के मौजूदा शहर की बुनियाद पड़ी। इन इलाकों और यहाँ के लोगों का पता हमें 1519 में बाबर की आमद के साथ चलता है, जिसने यहाँ मौजूद जंजुआ और जोध कबाइल का खास तौर पर जिक्र किया है, जो एक ही नस्ल से थे। चकवाल के गैजेटियर में लिखा है कि इस इलाके के सबसे पुराने बासी शायद जंजुआ राजपूत हैं, जो अपना डिसेंट यहाँ कायम हिंदू शाही डायनेस्टी के राजाओं से भी जोड़ते हैं, और राजा मल भी उन्हीं का एंसेस्टर था। झेलम के गैजेटियर में लिखा है कि जोध और वीर राजा मल के 2 बेटे थे। बाबर ने लिखा है कि ये पुराने ज़माने से ही इस इलाके के हुक्मरान थे। उसने यहाँ के मलिक हस्त खान जंजुआ की अतात के साथ इन इलाकों का बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया है। यहाँ वो कलर कहार में रुका, जहाँ आसपास के सरदार आकर उसकी अतात कबूल करते रहे। जंजुओं की पोठोहार के गखड़ों के साथ दुश्मनी थी, इसलिए उन्होंने गखड़ों के खिलाफ बाबर का साथ देने का फैसला किया और एक गुज्जर कबीले को भी बाबर के साथ रवाना किया। गखड़ों की अमलदारी इन इलाकों में 16वीं सेंचुरी के शुरू में तातार खान ने कायम की थी। जब बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो उस वक्त तातार खान का भतीजा हाथी खान इन इलाकों का हुक्मरान था। उसके जंजुआ सरदार दरवेश खान से लड़ाइयां भी हो चुकी थीं। पंजाब हुकूमत के चकवाल गैजेटियर में लिखा है कि एक रात जब गखड़ों ने बाबर के कैंप पर हमला करने की कोशिश की तो मायर मिन्हासों के मवेशी रात की तारीकी में उनके दरमियान आ गए। उनके शोर से बाबर की फौज भी उठ गई और यूं ये हमला नाकाम हो गया। बाबर ने मायर सरदार राजा सिद्धार खान को बुलाया और उसे यहाँ की ताल्लुकादारी ऑफर कर दी। ताल्लुका उस वक्त एक बड़ा इंतजामी यूनिट हुआ करता था जो तहसील के बराबर था। उस वक्त कालिदास घड़ियोग को यह टास्क मिला कि वो यहाँ का एक सेटलमेंट प्लान जो है तैयार करे। बाबर के साथ आने वाला एक और कबीला कसर भी यहाँ आबाद हुआ। इसके बाद यहाँ कहूट भी आबाद हो गए। यूं इस ताल्लुके में 84 गांव आबाद हुए और इस इलाके को धन 84 का नाम दिया गया। इस इलाके की ताल्लुकादारी राजा सिद्धार खान को दी गई, जिसका टाइटल चौधरी का था। सिद्धार खान चकवाल में आबाद हुआ, जिसका नाम उसके सबसे बड़े बेटे चाकू खान के नाम पर रखा गया। यूं चकवाल का नाम और इस शहर की बुनियाद पड़ी। बाबर को इस इलाके से लगाव कलर कहार की वजह से भी था। ये सिर्फ आज के मोटरवे पर ही नहीं बल्कि ज़माना कदीम से भी एक मशहूर स्टॉप ओवर रहा है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरी यहाँ मौजूद झील की खूबसूरती से कोई भी इनकारी नहीं। जनरल कनिंगहैम का कहना है कि कलर कहार का पुराना नाम शाकलहा था। कुछ जगहों पर इसका नाम कल्लू कहर बताया गया है। बाबर ने इसका नाम कलदा कहार लिखा है। 1904 के झेलम के गैजेटियर में लिखा है कि रवायत है कि कभी इस झील का पानी ताज़ा हुआ करता था। एक दिन मशहूर सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद का यहाँ से गुजरना हुआ। कुछ औरतें यहाँ से पानी भर रही थीं। उन्होंने पीने के लिए जब उन औरतों से पानी मांगा तो उन्होंने ना देने के बहाने कहा कि ये पानी तो खारा है। इस पर बाबा फरीद ने कहा चलो खारा ही होगा, और वो वहाँ से चल दिए। जब उन औरतों ने घर जाकर देखा तो उनके मटकों का पानी भी खारा ही था, और बस उसी दिन से इस झील का पानी भी खारा हो गया। बाबर 1519 में पहली मर्तबा यहाँ आया तो उसे ये जगह बहुत पसंद आई। बाबर ने अपने सिपाहियों को यहाँ एक बाग बनाने का हुक्म दिया जो बहुत खूबसूरत बाग था। यूं उसने यहाँ एक बाग सफ़ा की बुनियाद रखी जो एक तरह से बरे-सगीर में पहला मुगल गार्डन भी था। बाबर के सिपाहियों ने ना सिर्फ बाग बनाया बल्कि यहाँ अपने कमांडर के लिए पत्थरों का एक तख्त भी तराश दिया जिसे तख्ते बाबरी कहा जाता है। यहाँ बैठकर बाबर अपने अहकामात जारी करता था। शायद कलर कहार जैसी जगहों की खूबसूरती देखकर ही बाबर का वापस समरकंद और फरगाना जाने का इरादा तब्दील हो गया। अब कुछ पुराने पत्थरों के रास्तों के अलावा कुछ अंदाज़ा नहीं कि झील किनारे ये बाग किस जगह बनाया गया था। आजकल सिर्फ दूर से ही इस झील का नज़ारा खूबसूरत लगता है। इसके आसपास अब झाड़ियों की बहुतात है। इसका पानी भी गदला रहता है। बाबर के दौर में यकीनन ऐसा नहीं होगा, तभी उसने इसकी इतनी तारीफ की और फिर यहाँ ऐसा बाग बनाने का फैसला किया। हुमायूं के दौर में गखड़ों को शेरशाह सूरी की मुखालफत और मुगलों के साथ वफादारी की वजह से रिवॉर्ड करने के लिए दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के दरमियान के तमाम इलाके दे दिए गए और चकवाल के इलाके भी इनमें शामिल थे। औरंगजेब की वफात के बाद जब उसके बेटों मुअज्जम शाह और आजम शाह के दरमियान तख्त नशीनी का झगड़ा शुरू हुआ तो गखड़ों और जंजुओं ने आजम शाह को सपोर्ट किया, जबकि मायर, कसर और आवान मुअज्जम शाह के साथ थे। इस लड़ाई में मुअज्जम शाह कामयाब रहा और यूं यहाँ की ताल्लुकादारी मायर और कसर सरदारों के पास आ गई। इसी दौर में आवानों की भी उनके अपने इलाकों में अमलदारी कायम हो गई। मुगलों के बाद सिखों का दौर आया। इससे पहले मुगलों की डिक्लाइन के दौरान यहाँ अहमद शाह दुर्रानी के हमले भी होते रहे। अहमद शाह दुर्रानी के हमलों ने सिखों को भी यहाँ का रास्ता दिखा दिया।
पंजाब हुकूमत के चकवाल गैजेटियर में लिखा है कि मुगल डिक्लाइन के दौरान एक मकामी सरदार गुलाम मेहदी खान ने महान सिंह को आवानों और जंजुओं के खिलाफ यहां आने की दावत दी। जब ये इलाके सिखों के कंट्रोल में आए तो उन्होंने धनी का ये तमाम इलाका मायर मिन्हासों को दे दिया। जब रंजीत सिंह पंजाब का महाराजा बना तो 1801 में उसने इस धनी इलाके का दौरा किया जो उस वक्त के लाहौर दरबार के लिए एक ट्रबल्ड स्पॉट बना हुआ था। अफगान सिख वॉर्स के बैकड्रॉप में 1805 तक रंजीत सिंह ने यहाँ के कई मकामी सरदारों के साथ मुआहदे किए कि वो अफगान सिख वॉर्स में काबुल की बजाय लाहौर दरबार का साथ दें। 1810 तक ये तमाम इलाके मुकम्मल तौर पर सिखों के कंट्रोल में आ चुके थे, लेकिन इसके बावजूद इन इलाकों में बहुत ज़्यादा अमन नहीं था। इसी दौरान जब ये सरदार ज़रा ताकतवर हुए तो उन्होंने रंजीत सिंह को टैक्स देना बंद कर दिया। महाराजा रंजीत सिंह ने अपने एक इटालियन जनरल वेंटूरा को यहाँ भिजवाया, जिसने यहाँ आकर मायर और कसर कबाइल से इलाके के नए चौधरियों को तैनात किया। चकवाल के गैजेटियर में लिखा है कि इस पर पुराने चौधरी सख्त गुस्से में आ गए और उन्होंने नए सरदारों के लिए एक दावत का एहतमाम किया। गेम ऑफ थ्रोन्स की रेड वेडिंग की तरह इस दावत में उन्होंने इन तमाम नए सरदारों को असैसिनेट कर डाला। ये सब कुछ महाराजा के नुमाइंदे के सामने किया गया ताकि वो जाकर उसे इस बारे में बता सके। जब रंजीत सिंह को इस बात का पता चला तो वो सख्त गुस्से में आ गया और खुद अपनी फौज लेकर यहाँ आ पहुंचा। उसने इन तमाम सरदारों को गिरफ्तार कर लिया और अपने साथ लाहौर ले गया, लेकिन फिर उनके और लाहौर दरबार के दरमियान एक मुआहदा हो गया और रंजीत सिंह ने एक भारी तावान के बदले इन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन जैसे ही ये सरदार वापस धनी पहुंचे, इन्होंने फिर से लाहौर दरबार को कोई भी रकम भेजने से इनकार कर दिया। रंजीत सिंह की वफात के वक्त भी यहाँ के सरदार बहुत ताकतवर थे। 1849 में जब शेर सिंह अटारीवाला और उसके बाप चतर सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की तो इन इलाकों में इनका खासा जोर था। यहाँ के कबाइल उस वक्त डिवाइडेड थे। मायर चौधरियों ने सिखों का साथ दिया, लेकिन जंजुओं ने कंपनी की अंग्रेज़ फौज का साथ दिया। कसर और आवान न्यूट्रल ही रहे। चिलियांवाला की लड़ाई इसी इलाके के करीब हुई जिसमें अंग्रेज़ फौज बमुश्किल बची, लेकिन गुजरात की लड़ाई में उन्होंने इस सिख रेजिस्टेंस को शिकस्त दे दी। इस जंग के बाद अंग्रेज़ों ने इस इलाके के लोगों को सज़ा देने के लिए चकवाल के तमाम चौधरियों की जागीरें जब्त कर ली, लेकिन फिर कश्मीर के राजा गुलाब सिंह की इंटरवेंशन से इन्हें इनकी आधी जागीर वापस मिल गई। दूसरी एंग्लो सिख वॉर्स के बाद जब पंजाब अंग्रेज़ों के कब्जे में गया तो उन्होंने 23 मार्च 1849 को ही झेलम को ज़िला बनाया और चकवाल 1881 में इसकी एक तहसील बनी। चकवाल जिस इलाके में है, यहाँ ज़िलों की बाउंड्रीज इंतज़ामी एतबार से बार बार तब्दील होती रही हैं। अटक, रावलपिंडी, झेलम और चकवाल के इलाकों को एक दूसरे के अंदर शामिल किया जाता रहा है। इसीलिए कई दफ़ा तारीख के सुराख ढूंढना और उन्हें एक जगह से आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अंग्रेज़ दौर में चकवाल का शहर पहले ज़िला झेलम का हिस्सा हुआ करता था। इन दोनों शहरों की तारीख कई जगहों पर ओवरलैप करती है। चकवाल 1985 तक झेलम का हिस्सा रहा, फिर इसे एक ज़िला बना दिया गया। तलागंग और लावा भी इसकी तहसीलें हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद 2022 में इन्हें अलग कर दिया गया और तलागंग एक ज़िला बन गया। पिंडादन खान जो झेलम की पुरानी तहसील है उससे अलग करके चौआ सैदन शाह को तहसील बना दिया गया जो अब चकवाल का हिस्सा है। अंग्रेज़ दौर में इस इलाके की रेपुटेशन एक मार्शल एरिया की थी। पंजाब सेटलमेंट रिपोर्ट में अंग्रेज़ अफसर मिस्टर ब्रैंडरेथ ने लिखा है कि ये इलाके फ़ौज की भर्ती के लिए एक शानदार इलाका है। 1880 के बाद अंग्रेज़ फ़ौज ने यहाँ भर्ती के लिए एक मुहिम शुरू की, जिसके बाद बड़ी तादाद में यहाँ से लोग अंग्रेज़ फ़ौज में गए। तमाम बड़े कबीलों के लोग फ़ौज में भर्ती हुए और अंग्रेज़ फ़ौज में आला ओहदों तक भी पहुँचे। मौजूदा दौर में भी चकवाल से बड़ी तादाद में लोग फ़ौज में जाते हैं। खुदादत खान वो पहला हिंदुस्तानी और मुसलमान था जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बरतानिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। खुदादत खान की पैदाइश भी चकवाल के गांव डब की है और उन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1915 में बेल्जियम में हॉलीबैक के महाज पर बहादुरी दिखाने पर विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। चकवाल का एक मशहूर गांव डुलमियाल है जिसे होम ऑफ गनर्स भी कहा जाता है। इस गांव से 460 लोग पहली जंग अजीम लड़ने के लिए गए थे और ये पूरे बरसगीर में किसी भी गांव या इलाके से सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन थी। इन सिपाहियों की यादगार भी यहाँ तामीर की गई है। 1925 में बरतानवी हुकूमत ने इस गांव के लोगों को एक तोप भी तोहफे के तौर पर दी जो इस गांव की एंट्रेंस पर नस्ब की गई। फौज के अलावा यहाँ के घोड़े और मवेशी भी हमेशा से ही मशहूर रहे हैं। घोड़ों से मुतालिक अकबर के हिस्टोरियन अबुल फजल ने लिखा था कि ये अरबी घोड़ों की तरह होते हैं। सिखों के दौर में भी ये घोड़ों का एक अहम ब्रीडिंग ग्राउंड रहा। रंजीत सिंह खुद घोड़ों का बड़ा शौकीन था
था और उसके अपने घोड़ों की अफजाइश भी यहाँ होती रही। धनी नस्ल के घोड़ों की परवरिश के लिए ये मशहूर इलाके थे। लेकिन अंग्रेज दौर में फिर ये फोकस सरगोदा शिफ्ट हो गया। 1947 में यहाँ ज़्यादातर मुसलमान ही आबाद थे, लेकिन चकवाल की एक बड़ी आबादी हिंदुओं और सिखों की भी थी। इनमें यहाँ के कुछ बड़े ताजिर और जिम्मेदार भी शामिल थे, जिन्होंने यहाँ स्कूल और अस्पताल भी तामीर करवाए। इनमें चकवाल के सरदार हरबंस सिंह, मुंडे के सरदार चेत सिंह कोहली, नीला के सरदार मोता सिंह, बीरचंद और ज्ञान प्रकाश शामिल थे। भौन में तो हिंदुओं की खासी तादाद आबाद थी। 1947 की तकसीम हुई तो ये तमाम सिख और हिंदू आबादी यहाँ से चली गई। चकवाल के कुछ इलाकों में फसादात भी हुए। ये हिंदू और सिख जाते जाते अपनी कई पुरानी इमारतें और हवेलियां बतौर निशानियां यहाँ छोड़ गए, जो आज भी आपको चकवाल और इसके आसपास के इलाकों में नजर आती हैं। इस तकसीम ने पंजाब के बहुत से शहरों की तरह इस शहर को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और यहाँ से जाने वालों से जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं। यहाँ कायम खालसा हाई स्कूल को बनाने वाले सरदार चेत सिंह और सरदार हरबंस सिंह जब तकसीम के बाद दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने वहां जमीन खरीदी और एक स्कूल बनाया। दिल्ली वाले स्कूल का नाम संत सिंह खालसा हाई स्कूल चकवाल रखा गया और यूं इस नए स्कूल के साथ भी चकवाल का नाम जुड़ा रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इसका नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल चकवाल तो कर दिया गया, लेकिन इस स्कूल में सरदार चेत सिंह और सरदार हरबंस सिंह की तस्वीरें लगी हुई हैं। साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह का ताल्लुक भी चकवाल के एक गांव गाह से ही था। मोहन सिंह ओबराय हिंदुस्तान में ओबराय होटल्स के फाउंडर थे और उनका ताल्लुक भी चकवाल से था। मरी का सीसल होटल, रावलपिंडी का फ्लैशमैन होटल और लाहौर का फ्लैटिस होटल इन्हीं की मलकियत था। बहरहाल 1947 के बाद इस शहर की आबादी हमेशा के लिए बदल गई। चकवाल और इसके आसपास के इलाके अपने किलों की वजह से भी बहुत मशहूर हैं। मलोट का किला कल्लर कहार और चौआ सैदन शाह के दरमियान वाक़ है। मलोट गांव से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर पहाड़ की चोटी पर यह किला और एक मंदिर तामीर किया गया। सुर्ख पत्थर से बना यह मंदिर भी उस जमाने की संग तराशी के फन का एक शाहकार है। राजपूतों की तारीख के मुताबिक मलोट नाम मलिक कोट की बिगड़ी हुई शक्ल है। इस किले के हवाले से यह कहा जाता है कि यह राजा मल ने तामीर करवाया था, जो यहाँ के जंजुओं का इंसेस्टर था। जनरल एबर्ट ने मलोट का नाम शाहगढ़ या शाहीगढ़ लिखा है, लेकिन जंजुआ रवायात के मुताबिक इसका नाम राजगढ़ भी था और इसकी तामीर 980 के आसपास हुई थी। ये वाजे नहीं कि मंदिर यहाँ कब बना, लेकिन एक अंदाज़ा यह है कि यह किले से पहले का है। नंदना और कटास राज के साथ ये इस इलाके की सबसे अहम इमारत मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ कुसक और समरकंद के किले भी वाक़े हैं। कुसक भी हिंदुओं का किला था और ये चौआ सैदन शाह के नज़दीक वाक़ है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 11वीं सेंचुरी में राजा जोध ने बनवाया था, जो राजा मल का बेटा था। ये भी लाल ईंटों और मट्टी से बना हुआ किला है। किले के दरमियान में एक बंगला नुमा महल था। कुसक का किला इस इलाके के मजबूत तरीन किलों में शुमार होता था। समरकंद का किला कल्लर कहार के करीब पहाड़ों के अंदर वाक़ है, जहाँ दुश्वार गुजार रास्तों से होकर पहुँचना पड़ता है। इस किले से मुतालिक कहा जाता है कि ये 13वीं सेंचुरी से है और कुछ रिवायतें हैं कि यही असली समरकंद था। यहाँ के लोगों ने उज़्बेकिस्तान जाकर समरकंद के मौजूदा शहर को बसाया, लेकिन तारीखी एतबार से ये बात दुरुस्त मालूम नहीं होती। चकवाल का इलाका कई बुजुर्गान दीन और इनके मज़ारात की वजह से भी मशहूर है। चौआ सैदन शाह का नाम एक मशहूर बुजुर्ग सैदन शाह के नाम से है। कहते हैं ये इलाका बंजर वीरान था, लेकिन उन्होंने अपना असा या लाठी ज़मीन पर मारी, जिससे यहाँ एक चश्मा फूट पड़ा। चौआ का मतलब मकामी ज़बान में चश्मा है, इसीलिए इस जगह का नाम चौआ सैदन शाह पड़ गया। सखी सैदन शाह का मज़ार भी यहाँ ही है, जहाँ हर साल उनका उर्स बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अलावा भी इस इलाके में बहुत से मज़ार और चिल्ला गाहें हैं। कल्लर कहार में तख्त बाबरी से थोड़े फासले पर दरबार हज़रत आहू बाहू है। कहा जाता है कि कल्लर कहार की पहाड़ी पर एक फ़कीर और उनका हिरन फौत हो गए थे, जिनका यहाँ मज़ार है। चहल अब्दाल भी यहाँ की एक मशहूर जगह है। एक पहाड़ी के ऊपर ये वो जगह है जहाँ से दूर दूर तक पंजाब के मैदानों के नज़ारे दिखाई देते हैं। ये चकवाल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बुलंद मकाम भी है। चकवाल के डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में लिखा है कि यहाँ कोई मज़ार नहीं, सिर्फ एक बैठक है। कहते हैं 40 अब्दाल भाई थे जिनका यहाँ आना जाना था और वो इबादत के लिए यहाँ आते थे, लेकिन अब बहुत से लोग यहाँ मन्नतें मुरादें मांगने भी आते हैं। चकवाल की तारीख ऐसी है कि इस पर कई किताबें लिखी जा सकती हैं, कई वीडियोस बन सकती हैं। पत्थर के ज़माने से लेकर अब तक लोग यहाँ आबाद हैं। खूबसूरत नज़ारे, झीलें, चश्मे, पहाड़ियाँ, किले,
सूफिया के मज़ार, मंदिर, जंगजू लोग और पुराने तारीखी गांव। ये शहर तारीख का एक ऐसा आइडियल मिक्स है जो शायद ही कोई और शहर हो। इसके अलावा यहाँ की रेवड़ियाँ भी मशहूर हैं और अब मोटरवे पर आने जाने वालों को इन रेवड़ियों के बारे में पता है। मैं मोटरवे से गुजरता था तो पहलवान रेवड़ियों के अलावा चकवाल के इलाकों से गुजरते हुए दाएं बाएं इन इलाकों के नाम मुझे नज़र आते थे। अब अगली मर्तबा अगर आप मोटरवे पर सफ़र कर रहे हो तो चकवाल के इन इलाकों से गुजरते हुए अपने दोनों जानिब देखें। वहाँ लगे बोर्ड्स पर जब आपको इन इलाकों के नाम नज़र आए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री आपको ज़रूर याद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।